अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि मैं अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा पर्सनल सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आपको सी सेक्शन रिकमेंड करूँगी या फिर नहीं रिकमेंड करूँगी। कमर के टीके के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा बहुत सी ऐसी रिकवरी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको हर तरह के सिम्टम्स आते हैं और पेन में भी मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की रिकवर करने में, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और ऑपरेशन के बाद अक्सर जो ऐसे सवालात होते हैं कि हमें ये मसला हो रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरी तौर पे वो सब चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको कहीं न कहीं जब भी सी सेक्शन होगा अगर आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपने अपना प्रेगनेंसी को प्लान करना है या फिर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी कुछ भी है, तो उसके लिए आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को अच्छा सेलेक्ट करना है। मतलब कोई भी ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट सेलेक्ट करनी है जिससे बात करते वक्त आपको डर ना लगे, जो आपको कंप्लीट गाइड करे, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आंसर कर सके। और इसके अलावा जब आपने हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है उस गायनेकोलॉजिस्ट का, तो आपने ऐसा हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक गायनेकोलॉजिस्ट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में बैठती हैं, तो आपने अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है कि जिसमें तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, चाहे आपका सी सेक्शन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, वहाँ का स्टाफ अच्छा हो। उससे जो है वो काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। सेकंड बात करते हैं कि जब भी आपने सी सेक्शन के लिए जाना है, जब भी आपने सी सेक्शन प्लान करते हो या फिर इमरजेंसी में होता है, तो उस टाइम पे आपने अपने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना है। अगर आपको इमरजेंसी में भी कहा जाता है कि भाई सी सेक्शन की ज़रूरत है, कि नॉर्मल नहीं हो सकता है, आपके माइंड में चाहे जितने भी सवालात आते हैं कि भाई मैं नॉर्मल कर सकती थी, डॉक्टर ने जानबूझ के कर दिया, या जो भी है, कुछ भी मसला है, तो आपने अपने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना है और सी सेक्शन करवा लेना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपसे या आपके बच्चे की जान से इम्पोर्टेंट तो कोई चीज़ नहीं है। चाहे वो पैसा लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, डॉक्टर के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने सी सेक्शन करवाना है। अगर आपको डॉक्टर ये चीज़ सजेस्ट करती है कि हमें नॉर्मल की तरफ नहीं जाना चाहिए, सी सेक्शन करवाने की ज़रूरत है। थर्ड, जब आप सी सेक्शन के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो प्लान है या इमरजेंसी में है या नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने अपनी रिपोर्ट्स लेके जानी है। ब्लड टेस्ट की आपने रिपोर्ट वो लेके जानी है जो आपने लेटेस्ट करवाई होती है। ब्लड ग्रुप का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाए जाते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स आपने लेके जानी होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लेके नहीं जाते हो या आपका एचबी लेवल काफ़ी टाइम से चेक हुआ है, तो उस टाइम पे डॉक्टर जो है वो आपका दोबारा से टेस्ट करेगी। उसी टाइम पे ब्लड लिया जाएगा, सैंपल भेजा जाएगा और आपका टेस्ट किया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी रिपोर्ट्स जो है लेटेस्ट करवा के अपने साथ लेकर जाएँ। देन हम कमर के टीके के बारे में बात करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक टिप दूँगी। जब भी आपने ऑपरेशन थिएटर में जाना है और आपका कमर का टीका लगाया जाता है, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि कमर का टीका है तो पता नहीं क्या होगा। इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं कि इससे जो है वो नीचे का हिस्सा पैरालाइज़ हो जाता है या खुदा न खास्ता सारी ज़िंदगी कमर में दर्द रहता है। तो इस टाइप का कोई भी मसला नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि कमर का टीका बेहतर है या फिर बेहोशी, फुल बेहोशी बेहतर है, तो आपने वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जब आपने कमर का टीका लगवाना है तो आपने थोड़ा-सा कुब निकाल के बैठना है, मतलब बिल्कुल ऐसे करके, और अपने दोनों पाँव को इक्वल बैलेंस करना है। अगर आप अपनी पोजीशन को बेहतर रखोगे उस टाइम पे, वैसे तो डॉक्टर आपको गाइड करती है, लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए, अगर आप इस पोजीशन को बैलेंस रखोगे और झटका नहीं लोगे जब आपके अंदर वो नीडल डालेंगी, तो उससे नीडल की लोकेशन जो है वो ठीक होगी और बार-बार उन्हें नीडल प्रिक करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसका बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, इवन कि जो आप नॉर्मल इंजेक्शन लगवाते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कम फ़ील होता है कि आपको कमर का टीका लगा है। तो आपने इस टिप को फ़ॉलो करना है, के बाद ही जैसे ही इंजेक्शन लगता है वो फ़ौरन आपको लिटा देते हैं, तो उस टाइम पे आपका नीचे का सारा हिस्सा सुन्न हो जाता है। अब आपने उस टाइम पे, वैसे डॉक्टर खुद भी पूछता रहता है कि आपको कोई चीज़ फ़ील हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, फ़ील होने का मतलब ये है कि आपको जिस तरह हम ये इस तरह अगर इसको टच करें तो हमें ये फ़ील होता है कि अच्छा कोई चीज़ रब हो रही है, या फिर जो है वो हमें थोड़ा खिंचाव भी फ़ील होता है, लेकिन हमें पेन नहीं होती है।
इसके अलावा आपने क्या करना होता है कि थोड़ा-सा जो है अपने पाँव को लिफ्ट करके देखना है, मतलब जैसे इंजेक्शन लगा है, लिफ्ट करके देखना है ऑपरेशन से पहले कि लिफ्ट हो रहे हैं। अगर तो वो लिफ्ट होते हैं तो आपने डॉक्टर को बताना है कि हाँ, मेरे पाँव जो हैं वो ऊपर की तरफ मैं उठा सकती हूँ। लेकिन जब बिल्कुल सुन्न हो जाता है तब आप उन पाँव को ऊपर की तरफ नहीं उठा सकते हो। उस टाइम पे ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब आपका नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो चुका होता है, फ़ील आपको टच फ़ील हो रहा होता है लेकिन पेन उस टाइम पे फ़ील फिर नहीं होगी। उसके बाद ही आपका ऑपरेशन जो है वो फर्दर प्रोसीड किया जाता है। देन आपको रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्टिचेस की पेन होती है लेकिन जो ऑपरेशन के बाद जो मेन पेन आपको फ़ील हो रही होती है वो आपकी बच्चादानी जो अपनी असल साइज़ में जानना उस टाइम होता है उसने वो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं उसकी वजह से आपको वो पेन फ़ील होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वैसे तो आपको ड्रिप्स वगैरह पेन किलर्स लगाए जाते हैं, सब कुछ आपको लगाया जाता है लेकिन आप हीटिंग बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो। टाँगों में दर्द है तो उस पे भी आप हीटिंग बेल्ट यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिल जाता है पेन से। देन नेक्स्ट टिप क्या है कि आपने स्ट्रेट लेटना है, तकिया सर के नीचे नहीं रखना है। जब भी कमर का टीका लगेगा आपसे आपका जितना मर्ज़ी दिल करे कि आपने सर के नीचे तकिया रखना है, आपने वो चीज़ नहीं करनी है। उससे क्या होगा आपके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए भी आपको फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए आपने पूरा जो है 1 दिन जो आप हॉस्पिटल में रहते हो उस टाइम तक आपने अपने सर के नीचे तकिया नहीं रखना। घर भी आप जाएँगे तो उस टाइम पे भी आपने बहुत ज़्यादा ऊँचा सर नहीं करके लेटना है। उठना है तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं उठना, स्ट्रेट उठेंगे तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी आपको किसी भी टाइम पे सर का दर्द स्टार्ट हो सकता है। अगर खुदा ना ख़ास्ता स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे आप कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हो, चाय का इस्तेमाल कर सकते हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। अगर फिर भी सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा तो पेन किलर ले लें या फिर आप अपने डॉक्टर को बताएँ कि मुझे ये मसला आ रहा है तो वो आपको एक ड्रिप लगवा देती है और उससे आपका सर का दर्द ठीक हो जाता है। इसमें भी आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी होती है। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताऊँगी कि जब आपका ऑपरेशन होता है उस टाइम पे बाद में आपका मुँह काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, पीने का कुछ दिल करता है लेकिन डॉक्टर ने अभी आपको सजेस्ट नहीं किया होता, तो उस टाइम पे आप रुमाल या फिर हल्का-सा टिश्यू गीला करके अपने होठों पे लगा सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा-सा सुकून आ जाता है कि कोई चीज़ हमने ले ली है। 6 से 7 घंटे के बाद आपको खाने-पीने का कहा जाता है, उसमें आप सबसे पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो यखनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आपको वॉक के लिए उठाया जाएगा तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपका दिल भी ख़राब हो रहा है तो ग्रीन टी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। चाय ले सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जो है लिक्विड से फिर आप सेमी सॉलिड पे मतलब बहुत ही हल्की-फुल्की बिस्किट या कपकेक इस टाइप की चीज़ों पे शिफ्ट करते हैं। लेकिन जब आपको वॉक के लिए कहा जाता है वो बहुत ही मुश्किल तरीन काम होता है, उस टाइम पे आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उठने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बॉइल्ड एग ले लें, 2 बॉइल्ड एग लें, नमक डाल के लें, उससे आप में एनर्जी आ जाती है। अगर लो बीपी का मसला है तो वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम के लिए कुछ खाया-पिया नहीं होता, तो वॉक के लिए जब आप उठते हो तो आपको चक्कर आते हैं। जब आप ये हल्का-फुल्का सा कुछ खा लेंगे तो आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, जब उठते हैं तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि जैसे पेट से सब कुछ निकल के बाहर ही गिर जाएगा, इतना ज़्यादा आपको वो फ़ील होती है वो चीज़। तो सबसे पहले तो अपना माइंड बनाएँ कि मैंने वॉक करनी है। नेक्स्ट जो है वो आप अपने पेट को सपोर्ट दें, किसी भी तकिए से दे सकते हैं, कुशन से दे सकते हैं, हाथ से दे सकते हैं। स्टिचेज़ को कुछ नहीं होता है, ना स्टिचेज़ खुदा ना ख़ास्ता ओपन होते हैं। ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल दीजिएगा और वॉक करने की कोशिश करें जब आप उठेंगे, जब आप सपोर्ट दें। इसके अलावा आप सपोर्ट बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बाँधना है, थोड़ा-सा लूज़ बाँध लें ताकि आपको थोड़ा वॉक करना ईज़ी हो जाए। यूरिन पास कर लेते हैं, स्टूल पास कर लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, गैस का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। अगर आपको गैस का इश्यू हो रहा है तो उसके लिए आपने वॉक नहीं हो रही इतनी ज़्यादा तो आप अपनी टाँगों को हल्का-फुल्का सा बेड पे लेटे मूव करें। इसके अलावा जो है वो आप लाइलैक सिरप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस का इश्यू हो रहा है या फिर स्टूल नहीं पास हो रहा। इसके अलावा आप सौंफ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गैस में रिलीफ़ मिलता है। लेकिन आपने लाइलैक सिरप जो है वो अपने डॉक्टर की सजेशन से ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर लें, तो उससे आपको डायरिया का मसला हो जाए। आपको डिस्चार्ज करते वक़्त जो है वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया जाता है, वो आपने लाज़मी करना है। अगर आप उसमें लापरवाही करते हो तो इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। लगे हैं उसको आपने क्लीन रखना है। घर जाकर आप 2 दिन के बाद आप जाते हो डिस्चार्ज होके तो आप जाकर वहाँ पे बाथ भी ले सकते हो।
नीम गर्म पानी से बाथ लें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। अच्छा, पाँव सोजिश भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है पाँव की जब आप घर जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि अपने पाँव को थोड़ा-सा ऊँचा रखें और नीम गर्म पानी में डिप करें या फिर आप नहाते रहें, तो उससे भी आपकी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं टाइम के साथ। इसमें आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। देन घर पे जो है वो आपको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उससे आपकी रिकवरी काफ़ी बेहतर होती है। डाइट में आपने जितना ज़्यादा प्रोटीन रिच आप चीज़ें ले सकते हैं, यखनी, कीमा, गोश्त वगैरह आपने 1 हफ़्ता लाज़मी लेनी है, उससे आपके स्टिचेज़ बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, आप में एनर्जी भी ज़्यादा आती है। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर डाइट के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि डिलीवरी के बाद कौन-सी डाइट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आपने वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप कि आपके बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।